आज युवा हिंद अधिकार शक्ति के तरफ से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली के अंदर जिस तरह से देश भर से रोजगार की तलाश में आए युवाओं को जालसाजी का शिकार बनाया जा रहा है, उसका सबूतों के साथ खुलासा किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए पार्टी के संयोजक अभिषेक नरेंद्र सिंह ने कहा कि रोजगार युवा इस देश में सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है। किसी भी राजनीतिक दल इसका समाधान नहीं चाहती है। हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 7 महीने पूर्व पत्र लिखकर बेरोजगार मुक्त दिल्ली की दिशा में कुछ अहम कदम उठाने के सुझाव दिए थे, जिसमें रोजगार पोर्टल भी एक था और दिल्ली सरकार ने उसकी घोषणा भी की, लेकिन उसे सही तरीके से लागू नहीं किया गया। सिर्फ उसके नाम पर ढिंढोरा पीटा गया। आज बेरोजगार के नाम पर युवाओं का शोषण निजी जॉब कंसल्टेंसी द्वारा पहले से भी बड़े स्तर पर खुलेआम हो रहा है। दिल्ली सरकार और पुलिस ने अपनी आंख बंद कर रखी है। आज की प्रेस वार्ता युवा हिंद अधिकार शक्ति पार्टी की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बुलाई गई है और आप सबके माध्यम से इस देश की जनता, दिल्ली के युवाओं को हम बताना चाहते हैं कि दिल्ली में रोजगार के नाम पे किस तरह से जालसाजी किया जा रहा है, रोजगार के नाम पे किस तरह से युवाओं को ठगा जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप सबको युवा हिंद अधिकार शक्ति पार्टी के बारे में और मैं अपने बारे में बताऊं। दोस्तों, युवा हिंद अधिकार शक्ति पार्टी इस देश की पहली ऐसी पार्टी बनने जा रही है जो कि भारत को बेरोजगार मुक्त, अशिक्षा मुक्त और युवाओं को राजनीति में 50% भागीदारी के परिकल्पना के साथ इसका गठन किया जा रहा है। मेरा नाम अभिषेक नरेंद्र सिंह है और मैं इस पार्टी का संस्थापक हूँ। अब आते हैं महत्वपूर्ण मुद्दे पर। दोस्तों, देश भर में बेरोजगारी की क्या स्थिति है ये हम सबको पता है। पूरे देश में हर राज्य से जब युवा रोजगार की तलाश में, पूरे देश में जब उसे रोजगार नहीं मिलता है तो दिल्ली के तरफ, देश की राजधानी के तरफ उसकी नजर जाती है और बहुत ही आशा के साथ वो इस राजधानी में आता है। लेकिन इस देश की राजधानी में यहाँ की क्या स्थिति है ये आज मैं आपको सबूतों के साथ, सारे प्रूफ के साथ आप सबके समक्ष रखूंगा। यहाँ पे 6 महीने पहले मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी को एक पत्र लिखा था और उस पत्र में मैंने दिल्ली को बेरोजगार मुक्त बनाने के लिए कुछ अहम सुझाव दिए थे। उस सुझाव में एक रोजगार पोर्टल भी था, क्योंकि निजी कंसल्टेंसी आप सबको पता है किस तरह से मनमानी करती है, किस तरह से युवाओं को जालसाजी का शिकार बनाती है। इसलिए हमने ये सुझाव दिया था कि सरकार ऐसी रोजगार पोर्टल बनाए जो युवाओं को रोजगार दे, जिससे रोजगार के प्रति पारदर्शिता भी आएगी और रोजगार के नाम पे जो मची हुई लूट है इसको भी खत्म किया जा सकेगा। लेकिन आप सब ने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने रोजगार पोर्टल का गठन किया, जिसके लिए हमने उनका धन्यवाद भी किया। लेकिन क्या सिर्फ गठन भर कर देने से क्या वो मकसद पूरा हुआ? क्या सिर्फ गठन भर कर देने से, जिसका उन्होंने हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके उसका ढिंढोरा पीटा, लेकिन क्या रोजगार पोर्टल का मकसद पूरा हुआ? क्या आज दिल्ली में निजी कंसल्टेंसी की मनमानी बंद हो गई? यह सवाल उठता है और यह सवाल दिल्ली सरकार के कार्यों पे उठता है कि जब आप कोई कार्य को लागू करते हैं, जब आप किसी पॉलिसी को लागू करते हैं तो क्या वो जमीन पे वो उसका इम्प्लीमेंटेशन हो पाता है? ये सवाल दिल्ली सरकार से है। और आज जो मैं आपको जो कहानी, जो घटना घटित हुई है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ और पूरे प्रूफ के साथ मैं देश की जनता को, देश के युवाओं को बताना चाहता हूँ कि जब आप रोजगार की तलाश में दिल्ली आते हैं, जब आप रोजगार की तलाश में कंसल्टेंसी के पास जाते हैं तो किस तरह से आपको सतर्क रहने की जरूरत है, किस तरह से आपका शोषण से आपको बचाया जा सकता है, ये कहना चाहता हूँ। उससे पहले एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि आप सब देख रहे हैं कि कोई भी चुनाव जब होती है तो उसमें बेरोजगारी और युवा, यही 2 चीज केंद्र बिंदु बनते हैं। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाती है उसके बाद युवाओं की क्या स्थिति है? युवाओं का शोषण उसी तरीके से चलता आ रहा है और इसके प्रति ना तो कोई नेता इसके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है और ना तो कोई सरकार इसके लिए कोई ठोस कदम उठाने के लिए तैयार है। युवा सिर्फ और सिर्फ चुनाव का मुद्दा के अलावा इस देश में कुछ नहीं है।
बेरोजगारी सिर्फ चुनाव के मुद्दा के अलावा इस देश में कुछ नहीं है। किसी भी सरकार ने इसे खत्म करने की दिशा में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है। तो युवा हिंद अधिकार शक्ति पहली बार इस देश में युवाओं को न सिर्फ उनके बेरोजगारी के लिए ठोस कदम उठा रही है, बल्कि युवाओं को राजनीति में ज्यादा से ज्यादा संख्या में उन्हें आगे लाकर उन्हें राजनीति के माध्यम से देश में बेरोजगार मुक्त भारतीय परिकल्पना को साकार करने की कोशिश कर रही है। अब मैं आता हूँ उस घटना पे, जिस घटना की वजह से आज मैं आप लोगों के समक्ष खड़ा हूँ, और इस घटना के माध्यम से आप लोग जानेंगे कि किस तरह से दिल्ली में जो युवा आते हैं उनके साथ जालसाजी की जाती है। उत्तर प्रदेश के 7 युवा, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के ये 7 युवा हैं जो रोजगार की तलाश में दिल्ली आते हैं। लक्ष्मी नगर स्थित जेके इंटरप्राइजेज एक कंपनी के संपर्क में ये लोग आते हैं, और उस कंपनी में जब ये जाते हैं तो इन्हें साउथ अफ्रीका में जो के चेवरन नाम की एक कंपनी है, चेवरन नाम की एक कंपनी है, जिसका इन्हें जॉब एग्रीमेंट लेटर दिया जाता है। जॉब एग्रीमेंट लेटर के साथ साथ इनको वीजा, इनको फ्लाइट का टिकट, ये सारा कुछ इन्हें दिया जाता है, और हर एक लड़के से 80,000 रुपए चार्ज किए जाते हैं। टोटल कुल मिलाकर 6 लाख रुपए इन लोगों से चार्ज किए गए हैं, जो कि इरशाद अहमद नाम के व्यक्ति के अकाउंट में गया है, जिसका सारा सबूत मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा एक एक करके। तो सवाल यह है कि यह जो व्यक्ति है जेके इंटरप्राइजेज जो अपने नाम पे चला रहा है, उसका पुलिस वेरिफिकेशन हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कि ये दिल्ली पुलिस द्वारा वेरीफाइड व्यक्ति है। सबसे पहली बात तो दिल्ली पुलिस ने किसी न किसी आधार पे ही इसको वेरीफाई किया होगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि जब ये लोग अपने फ्लाइट की टिकट, फ्लाइट पकड़ने के लिए मुंबई एयरपोर्ट पहुंचते हैं, ये 7 युवा, तो इन्हें पता चलता है कि इनकी टिकट फर्जी है। जब ये वापस दिल्ली आते हैं इस कंपनी के पास, तो कंपनी के ऑफिस में ताला लगा मिलता है। आप समझ सकते हैं कि किस स्तर पे इन मासूम युवाओं के भविष्य के साथ दिल्ली में खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन ना तो कोई भी राजनीतिक पार्टी, ना तो कोई नेता इसके लिए संघर्ष करने को, इसके लिए बोलने को तैयार है। दूसरी चीज जो मैं आप लोगों के समक्ष रखता हूं, ये इनका पासपोर्ट वीजा है जो उस कंपनी ने इन्हें दिया है। ये वो एग्रीमेंट लेटर है, चेवरन कंपनी साउथ अफ्रीका की कंपनी बताई जा रही है, जिसका ये जॉब एग्रीमेंट लेटर। ये वो ट्रांजैक्शन रिसिप्ट है जो पैसे 20,000 करते हुए टोटल 6 लाख रुपए इन्होंने इरशाद अहमद नाम के व्यक्ति के अकाउंट में डाला है, जिसका अकाउंट नंबर 194422525397,483 है। IFSC कोड AUBL 000242, यानी कि ये दिल्ली का अकाउंट नंबर है, और दिल्ली के किसी बैंक का ये अकाउंट नंबर है, और इरशाद अहमद नाम के व्यक्ति के अकाउंट में सारा पैसा गया है। इसके बाद ये लोग सकरपुर थाने पहुंचते हैं, और सकरपुर थाने में इन लोगों ने अपनी कंप्लेन दर्ज करवाई। अब कंप्लेन दर्ज करने के बाद, कंप्लेन जब दर्ज होती है 28 नवंबर को कंप्लेन दर्ज की जाती है। 28 नवंबर के बाद से अभी 1 महीने पूरे होने को हैं। इस 1 महीने में दिल्ली पुलिस की तरफ से किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इसमें इनको पुलिस का संरक्षण प्राप्त होता है? ऐसे एजेंसियों को किसका संरक्षण प्राप्त होता है? क्योंकि आप सबको मैं बता देना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति सोनू चौधरी नाम का ये व्यक्ति है, जो अपने आप को जेके इंटरप्राइजेज का मालिक बता रहा है, उसका मोबाइल नंबर अभी भी ऑन है। आप ये समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो इतना बड़ा जालसाजी, इतना बड़ा फ्रॉड कर चुका है, वो अगर अपना मोबाइल नंबर अभी तक ऑन रखा हुआ है, इसका मतलब किसी न किसी का इसको संरक्षण प्राप्त है। ये पूरा सिस्टम मिलकर इन युवाओं को नोचता है, इन युवाओं का शोषण करता है। और दिल्ली पुलिस 1 महीने अभी तक हो चुके हैं, किसी भी तरह की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है। दिल्ली पुलिस में जो कंप्लेन किया गया है, उसका हम आपको कंप्लेन नंबर, इसमें कंप्लेन नंबर सारा है, हाँ कंप्लेन नंबर मैं आपको दे दूंगा, सारा कुछ कंप्लेन नंबर के साथ सारा डॉक्यूमेंट मैं आपको देता हूँ। लेकिन सवाल यह है कि क्या दिल्ली पुलिस इतनी भी सक्षम नहीं है
कि जिनका मोबाइल नंबर ऑन है सारे प्रूफ यहाँ पे पड़े हुए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करते हो। इतनी गंभीर अपराध में अगर युवा पुलिस के पास न्याय के लिए नहीं जाएगा तो किसके पास न्याय के लिए जाएगा? अब दूसरी बात यह है कि दिल्ली पुलिस से जब जो कंसर्न ऑफिसर है इस मामले के, उनसे जब बात की जाती है, उनसे जब फोन पे बात की जाती है, मिलने के लिए ये लोग जाते हैं, तो वो कंसर्न ऑफिसर ये कहते हैं कि अभी सिंघू बॉर्डर पे हर जगह किसान आंदोलन चल रहा है, दिल्ली पुलिस का पूरा का पूरा ये है वो वहां पे लगा हुआ है। तो क्या मैं दिल्ली पुलिस से पूछना चाहता हूं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है? कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की नहीं है? न्याय की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की नहीं है? क्या किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली पुलिस का सारा काम बंद हो चुका है? यह सवाल मैं दिल्ली पुलिस से पूछना चाहता हूं। और मैं सकरपुर थाने के एसएचओ साहब से कहना चाहता हूं कि इस मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? 6 लाख रुपए का गबन का ये मामला, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये युवा बेचारे रैन बसेरे में रह रहे हैं, इनकी ये स्थिति दयनीय स्थिति है। और ना जाने ऐसे ये पूरा नेक्सस है। ये जो मैं आपको खुलासा कर रहा हूं, ये तो एक मामला है, एक छोटा सा मामला मेरे इसमें आया है, लेकिन ये पूरा का पूरा नेक्सस काम करता है। और ना जाने ऐसे कितने युवा इसके शिकार होते हैं। और यही वजह है कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो इन लोगों का जो मनोबल है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये इतने बड़े कांड करने के बाद भी इनका मोबाइल नंबर ऑन रहता है। अब ऐसे में दिल्ली पुलिस से सवाल ये उठता है कि आपने अभी तक इतने गंभीर मामले में, 420 के इतने गंभीर मामले में जहां युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? कल हम एसएचओ सकरपुर से मिलने जा रहे हैं और एसएचओ साहब से मेरी दरख्वास्त होगी कि इस मामले में बिना किसी देर किए हुए आप एफआईआर दर्ज कीजिए। सबसे पहले बिना एफआईआर के आपसे इन्वेस्टिगेशन की उम्मीद ही नहीं है। 1 महीने आप ऑलरेडी गंवा चुके हैं इस मामले में। आप मौका दे रहे हो ऐसे लोगों को भागने का जो लोग इतने गंभीर मामले के अपराधी हैं। और दूसरी चीज, अगर एसएचओ साहब एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं तो हम वहीं पे धरने पर बैठेंगे और जब तक इस मामले की जड़ तक दिल्ली पुलिस नहीं पहुंचती है तब तक इस मामले के लिए हम लड़ते रहेंगे। आप सभी मीडिया कर्मी से मेरा अनुरोध होगा कि इस मामले में आप सब इस मामले को पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं और जनता को सतर्क करें, युवाओं को सतर्क करें और हम इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। आप लोगों का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। अभिषेक जी, आपका नाम बताया? जी। अभिषेक जी, जो आपकी बेरोजगार मुक्त जो भारत या जो युवा हिंद अधिकार शक्ति है, ये एक राजनीतिक पार्टी है या सामाजिक पार्टी है? ये राजनीतिक पार्टी बनने जा रही है। ये संघर्ष हम लोगों का 3 साल का है। 3 साल से हम इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और अभी एमसीडी इलेक्शन 2023 में हम उतरेंगे और पूरी मजबूती के साथ उतरेंगे, क्योंकि दिल्ली की जो रियलिटी है वो बिल्कुल अलग हो चुकी है। आज दिल्ली में किसी भी मुद्दे पे आप देखोगे, आरोप प्रत्यारोप के अलावा इस दिल्ली में अब कुछ नहीं चल रहा है। आज बीजेपी आम आदमी पार्टी मिलकर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है और जनता को ऐसे लोगों की जरूरत है जो जनता के लिए काम कर सके, जमीन पे काम कर सके। आपकी पार्टी का जो हमारा दूसरा मुद्दा है, रोजगार का अधिकार पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है हमारा शिक्षा मुक्त भारत, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव। और तीसरा है, जो आप देखोगे आज़ादी के बाद से राजनीति से युवाओं को दूर रखा गया। राजनीति का हर किसी के लिए राजनीति है, युवाओं को राजनीति से दूर रखा गया है। हमने ऐसा कहा है कि ये देश की पहली ऐसी पार्टी बनेगी जो 50% भागीदारी युवाओं को राजनीति में देगी। और संसद विधानसभा में आज 8%, 10% युवा हैं, वो भी उनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जो राजनीति में, जिनकी विरासत में राजनीति मिली है। तो हम ऐसे युवाओं को आगे करेंगे जिनको की राजनीति में कोई विरासत नहीं है और हम राजनीति में उनको आगे लेकर जाएंगे। 70 वर्षों से कांग्रेस ने राज किया, अब 15 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी है, तो आपको लगता है कि नई पार्टी आपकी जो युवा हिंद अधिकार है ये बेरोजगारी मुक्त कर देगी? देखिए, इसमें क्या है कि आज तक इस देश में जितनी पार्टी बनी है, करीब 3000 पार्टी इस देश में बनी हुई है, लेकिन आप अगर सब पार्टी के गठन को देखेंगे तो ज़्यादातर पार्टी धर्म के नाम पे बनती है, जाति के नाम आधारित पार्टी बनती है। एक भी पार्टी आज तक इस देश में बेरोजगार के नाम पे बनी है क्या? रोजगार आधारित पार्टी कहीं ना कहीं मुद्दा तो ये भी रहता है कि बेरोजगारी मिटाएंगे, शिक्षा में सुधार लाएंगे, हर पार्टी का मतलब जो है दावेदारी रहती है इस तरह। केंद्र बिंदु जब तक आप रोजगार को नहीं बनाएंगे, केंद्र बिंदु जब तक आप ऐसी चीज़ों को, अशिक्षा को नहीं बनाएंगे, तब तक इस देश में बदलाव नहीं आने वाला। नहीं, मेरा पूछने वाला आपका क्या मुहिम है कि आप किस तरह से बेरोजगारी मिटाएंगे? जी, हमारे पास 3-4 हमने जो
ये बनाया हुआ है, उसमें एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की बात है। जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम कैसे बेरोजगार मुक्त करेंगे, कैसे करोगे, कैसे हाँ, पार्टी क्या काम करेगी, कैसे करेगी? वो मैं बता रहा हूँ। जैसे हमारा क्या है, हमारा जो अभी पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम है, ये पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम जॉब ओरिएंटेड है। आप जब बच्चों को जॉब ओरिएंटेड शिक्षा दोगे, ठीक है, तो वो बड़े होकर जॉब सीख करेंगे। जब 80% लोग जॉब सीख करेंगे, जॉब प्रोवाइडर कौन होगा? अल्टीमेटली आप बेरोजगारी क्रिएट कर रहे हो, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हो। आप एजुकेशन सिस्टम को बदलो। एजुकेशन सिस्टम में आप ऐसी चीज़ें डालो, अपने कोर्स में ऐसी चीज़ें डालो जो कहीं ना कहीं बिजनेस ओरिएंटेड हो, जो कहीं ना कहीं जॉब आप सीख नहीं करोगे, आप जॉब प्रोवाइड करोगे लोगों को। आपको यहाँ पे चीज़ें ठीक करने की जरूरत है। और जो अभी की जनरेशन है, जो प्रेजेंट पीढ़ी है, उसको आपको कहीं ना कहीं उसके लिए आपको स्किल डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा और बड़े स्तर पे काम करना पड़ेगा। सिर्फ आप घोषणा कर देने से स्किल डेवलपमेंट नहीं आती है। आपको ज़मीन पे कॉन्क्रीट लेवल पे काम करना